हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, स्वास्थ्य एवं रोग यानी हेल्थ एंड डिजीज। और इसमें पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि क्या होता है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, यानी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, इसके बारे में समझाए थे। संचारित रोग भी क्या होता है, इसको भी हम समझाए थे, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो अगर आप वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज के क्लास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे टीकाकरण के बारे में, यानी वैक्सीनेशन के बारे में। टीकाकरण क्या होता है, यानी वैक्सीनेशन क्या होता है, ये प्रोसेस कब से शुरू हुआ और कैसे किया जाता है, इन सारे चीज़ को जानेंगे। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि टीकाकरण की खोज की कहानी क्या था, कैसे टीकाकरण का खोज किया गया, यानी वैक्सीन लगाने का शुरुआत कैसे और कब से हुआ। ठीक है, फिर जानेंगे टीकाकरण होता क्या है, टीकाकरण कैसे किया जाता है और ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद होता है। इन सारी चीज़ों को आज हम समझाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए, एंड तक बने रहिए और इसके बारे में जितने भी डाउट्स है सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जब खोज की कहानी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि इसका खोज हुआ था 1795 ईस्वी में। ठीक है, 1795 ईस्वी में सबसे पहले टीका का खोज किया गया था। फिर इसके बाद जानना है सबसे पहले टीका का खोज किसने किया। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। इनके द्वारा ही टीकाकरण का खोज सबसे पहले किया गया था। और आपको हम बता दें कि जो टीकाकरण की प्रोसेस होता है यानी वैक्सीनेशन, यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का एक अहम हिस्सा होता है। वैक्सीनेशन की प्रोसेस के बाद किसी बीमारी से लड़ने के लिए एक अलग से इम्यूनिटी हमारे शरीर को प्राप्त होता है, एक अलग से प्रतिरक्षण शक्ति हमारे शरीर को प्राप्त होता है। और यही कारण है कि जो एडवर्ड जेनर है, वैक्सीन के खोज करने के कारण ही इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। एडवर्ड जेनर को कहा जाता है कि आप तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं, यानी इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी। अभी हम आपको बताएं कि इम्यूनिटी को मजबूत करने में मतलब टीकाकरण का यानी वैक्सीनेशन का अहम योगदान होता है। इसलिए चूंकि एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले वैक्सीन का खोज किया था, अतः इन्हीं को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। आपको हम बता दें कि सबसे पहले किस बीमारी के लिए वैक्सीन बना था, सबसे पहले कौन से रोग के लिए टीका का खोज किया गया था। तो इसका आंसर होगा चेचक। एक विशेष प्रकार का बीमारी है चेचक। आप लोग गाँव देहात में सुनते होंगे, जनरली इसके चेचक के प्रति एक अंधविश्वास लोगों के मन में बना हुआ रहता है। दैट लोग कहता है कि मैया निकली है। तो वो रियल में एक बीमारी होता है जिसको हम चेचक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो चेचक नामक बीमारी है, इसी का सबसे पहले वैक्सीन बना था, इसी का सबसे पहले टीका बना था। और ये जो चेचक है, ये अब समझिए कि इस बीमारी में क्या होता है। आपको हम बता दें कि ये जब बीमारी होगा तो ये बहुत तेज़ी से संचारित भी होता है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज ये है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से ये फैलता है। आपको बता दें कि किसी भी गांव में या किसी टोले में, अगर किसी मोहल्ला में किसी एक व्यक्ति को चेचक हो गया तो 2 3 4 दिन 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद पता चलता है कि उस मोहल्ले में 2 3 4 10 व्यक्ति और चेचक के रोग से संक्रमित हो गए। मतलब ये संचारित रोग है, कम्युनिकेबल डिजीज है। एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले चेचक का टीका का खोज कैसे किया गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, हम आपको बताते हैं। तो एक कहानी है कि एक जगह हुआ गया कि भाई देखा गया कि चेचक जो बीमारी है ये बहुत सारे, एक गांव के बहुत सारे लोगों को चेचक की बीमारी हो गया। और वहाँ पे यह पाया गया कि भाई उस गांव में दूध दुहने वाला जो व्यक्ति था उसको चेचक हुआ ही नहीं। यानी गाय का जो दूध दुहने वाला व्यक्ति है, गाय का दूध दुहने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को चेचक नहीं हुआ था। समझिएगा ध्यान से, उस व्यक्ति को चेचक की बीमारी नहीं हुआ था और बाकी अधिकांश लोगों को चेचक की बीमारी हो गया। और फिर बाद में ऐसा पाया गया कि भाई वैसे व्यक्ति जो गाय का दूध दुहते हैं उनको चेचक होता ही नहीं है। तो देखिए, वास्तव में होता क्या है कि वैसे गाय, बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया, बाद में मतलब इस निष्कर्ष तक पहुंचा गया, यह बात का पता चला कि वैसी गाय जो चेचक से संक्रमित होती है, मतलब कुछ गाय जो चेचक रोग से संक्रमित होती है, चेचक रोग जिसको हुआ रहता है, चेचक रोग से संक्रमित गाय जो होती है
इस गाय के संपर्क में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, उस गाय के संपर्क में जितने सारे भी लोग रहते हैं, उन लोगों को चेचक नामक बीमारी कभी नहीं होती है। ऐसे पता चला कि मतलब वैसे गाय जो चेचक से संक्रमित है और उस गाय के संपर्क में जो लोग रहेगा उसको चेचक की बीमारी नहीं होगा। इस निष्कर्ष को निकाला गया। इस बात पे वैज्ञानिक पहुंच पाए और इसी आधार पर आगे चलकर मतलब वैक्सीन बनाया गया, एक टीका बनाया गया इसी बात को सोचते हुए, और ऐसा टीका का निर्माण किया गया ताकि वो टीका लेने के बाद, वो वैक्सीन लेने के बाद लोगों को चेचक की बीमारी नहीं हो। ठीक है, तो अब आगे चलिए। इस प्रकार मतलब चेचक के टीका का खोज हुआ और वैक्सीनेशन की शुरुआत हुआ, टीकाकरण का शुरुआत हुआ। अब हम आपको बताते हैं कि वास्तव में टीकाकरण होता क्या है, व्हाट इज वैक्सीनेशन, इसके बारे में हम आपको समझा दें। तो देखिए, टीकाकरण क्या है, यह एक मेथड है, एक विशेष प्रकार का विधि है। और इस विधि में क्या किया जाता है, यहाँ पे हम बताएं आपको, जिसके द्वारा सूक्ष्म रोगाणुओं को, मतलब छोटे छोटे जो रोगाणु होते हैं, यानी जो छोटे आकार के बीमारी उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म रोगाणुओं को विशिष्ट रसायन के माध्यम से विकसित करके और अत्यंत कम मात्रा में, यानी बहुत कम मात्रा में किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो रोगाणु मिश्रित या विशिष्ट रसायन है, इसी को हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। समझिएगा, टीकाकरण एक विशेष प्रकार का मेथड है, एक विशेष प्रकार का विधि है, जिसके अंतर्गत हम करते क्या हैं, बहुत से सूक्ष्म रोगाणुओं को, मतलब वैसे सूक्ष्म जीव जिनके कारण रोग उत्पन्न होता है, उन सूक्ष्म जीवों को हम क्या करते हैं, कुछ विशेष केमिकल के साथ, कुछ विशेष केमिकल में डेवलप करके, उसका विकास करके, और उसको बहुत कम मात्रा में किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो ये जो केमिकल तैयार होता है ना, मतलब ये जो रोगाणु मिश्रित विशिष्ट रसायन बनता है, यानी जो सूक्ष्म जीव से मिला हुआ जो ये केमिकल तैयार हुआ, विशेष प्रकार का केमिकल, उसी केमिकल को हम टीका या वैक्सीन के नाम से जानते हैं। और यही जो टीका है, हमारे शरीर में प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया है, उसी को टीकाकरण या वैक्सीनेशन कहा जाता है। अब देखिए, जो टीका है ना, मतलब जो टीका वैज्ञानिकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ठीक है, डेवलप किया जाता है, जो टीका बनाया जाता है, ये जो टीका है, ये सुई लगाकर, यानी इंजेक्शन के माध्यम से, और फिर दवा पिलाकर उसको शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। तो देखिए, वैक्सीन को अलग अलग माध्यमों से, दवा पिलाकर भी हम शरीर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं, साथ ही साथ इंजेक्शन लगाकर भी हम वैक्सीन को शरीर के अंदर आराम से प्रवेश करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग आजकल कोरोना का वैक्सीन, ये तो सुने रहेंगे, कोरोना का जो वैक्सीन है उसको क्या किया जा रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर के अंदर उस वैक्सीन को प्रवेश कराया जा रहा है। तो वास्तव में कोरोना का वैक्सीन हो चाहे किसी भी बीमारी का वैक्सीन हो, उसमें होता क्या है कि सूक्ष्म रोगाणुओं से, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको किसी विशेष केमिकल में डेवलप करके और उसको इंजेक्शन के माध्यम से या फिर दवा के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है। और जब वो शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है तो शरीर के अंदर जाने के कुछ दिन के बाद, वह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या करता है, टीका जो है ये शरीर के अंदर जाने के बाद एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और ये एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में काम करता है। अब देखिए, ये हम क्या कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में कुछ नेचुरल, मतलब प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में ऑलरेडी है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्षमता है जिसको हम कहेंगे नेचुरल इम्यून सिस्टम। समझिए ये चीज़ जो हम समझाना चाह रहे हैं, नेचुरल इम्यून सिस्टम, ये हमारे शरीर में ऑलरेडी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग कभी देखते होंगे, हमेशा सब किसी को कभी कभी मतलब हल्का सिर में दर्द हो गया, या हल्का सा फीवर आ गया कभी, या हल्का सर्दी जुकाम हो गया, तो थोड़े थोड़े बात के लिए हम लोग दवा कहाँ खाते हैं, विदाउट दवा, बिना दवा का हम लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये नेचुरल इम्यून सिस्टम है। हमारे शरीर में प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमें उन बीमारियों से बचा लेता है, उस बीमारी से हमारी रक्षा कर देता है। तो ये जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, ये हमारे शरीर में पहुँचने वाले जो
कम प्रभावी सूक्ष्म जीव होते हैं उसको तो ये आराम से नष्ट कर देता है, जिसके कारण हम छोटे मोटे बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बीमारी इतने अच्छी तरीके से जकड़ लेता है कि प्राकृतिक प्रतिरक्षा तंत्र से काम नहीं चल पाता है, तब हमें अलग अलग प्रकार की दवाओं का यूज़ करना पड़ता है ठीक होने के लिए। तो देखिए, अगर हम किसी बीमारी का टीका लिए हैं, किसी बीमारी का वैक्सीन ले लिए हैं, यानी किसी भी बीमारी का वैक्सीन इंजेक्शन के माध्यम से या दवा के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर गया है, तो वह जो वैक्सीन है मतलब धीरे धीरे हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा, और ये जो एंटीबॉडी है ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में काम करेगा, एक प्रतिरक्षक अंग के रूप में काम करेगा। और इस एंटीबॉडी से हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, हमारे शरीर की जो बीमारियों से लड़ने वाली क्षमता है उसमें वृद्धि होगा, वो बढ़ जाएगा। अब सोचिए, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, ये तो सबको ही महसूस किया होगा। जैसे मान लीजिए कि पोलियो है, पोलियो एक बीमारी का नाम है, ये भी एक डेंजरस बीमारी है, खतरनाक बीमारी है पोलियो। तो पोलियो जो है ना, ये भी एक वायरस के कारण होने वाला रोग है। पोलियो भी वायरस के कारण ही होता है, जिसको पोलियो वायरस कहा जाता है। तो अगर किसी कारण से, अगर किसी भी माध्यम से पोलियो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमें पोलियो की बीमारी हो जाती है। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चा मतलब 0 से 5 साल के बीच में रहता है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, तो जब 5 साल तक वो रहता है, तो 5 साल की उम्र तक उसको बहुत सारा मतलब पोलियो का डोज उसको पिलाया जाता है। पोलियो की जो दवा होती है वो ड्रॉप के माध्यम से बच्चों को पिलाया जाता है। पोलियो का दवा आप देखे हैं ना कि ड्रॉप के माध्यम से बच्चों को पिलाया जाता है, तो वास्तव में वो पोलियो का दवा नहीं होता, वो पोलियो का वैक्सीन होता है, पोलियो का टीका होता है। और पोलियो का वैक्सीन 5 साल की उम्र तक बच्चों को दे दिया जाता है, और उसके बाद वो जो मतलब पोलियो का वैक्सीन दे दिया गया शरीर में, वो शरीर के अंदर जाकर मतलब एक इम्यून सिस्टम, एक अलग से शरीर के अंदर जाकर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है, वो जो पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया, वैक्सीन दिया गया। और फ्यूचर में अगर कभी भी पोलियो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश किया और हमारे शरीर में वो एंटीबॉडी उपलब्ध है जो वैक्सीन के कारण बना था, तो एंटीबॉडी क्या करेगा कि उस पोलियो वायरस को नष्ट कर देगा और हमें वो बीमारी नहीं होगी। तो एंटीबॉडी का यही काम है, जब हमारे शरीर में निर्मित हो जाएगा तो बीमारी उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पहुंचेगा तो ये एंटीबॉडी उसको नष्ट कर देगा, यही उसको संभाल लेगा, जिसके फलस्वरूप हमें वैसी बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगी। तो एंटीबॉडी का निर्माण होना काफ़ी आवश्यक है, और ये वैक्सीन जो है एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है। अब आपको बता दें कि जो वैक्सीन है इसका संरक्षण किया जाना काफ़ी आवश्यक है, और इसका प्रोटेक्शन, जैसे मान लीजिए कि वैक्सीन का निर्माण हुआ है और उसको लंबे समय तक यानी ज़्यादा समय तक कहीं रखना है, सुरक्षा पूर्वक कहीं उसको रखना है, तो इसके संरक्षण के लिए हम क्या करेंगे कि कम तापक्रम पर, समझिएगा, कम तापमान वाले जगह पर उसको रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि वैक्सीन है, कोई दवा वगैरह है, मतलब टीका जो तैयार किया गया है, जो विशिष्ट केमिकल होता है किसी भी बीमारी का वैक्सीन है, तो उसको कम टेम्परेचर, मान लीजिए हम फ्रिज में उसको रख दिए, या कम टेम्परेचर वाले जगह पर अगर आप उसको रखेंगे ना तो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा, लंबे समय तक खराब होने का डर नहीं रहेगा। अधिक टेम्परेचर पे जब आप रखेंगे तो उसकी खराब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर बचाव रखना चाहते हैं, वैक्सीन को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कम तापमान वाले जगह पर ही उसको रखना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। और एक और चीज़, वैक्सीन का जो यूज होता है, वैक्सीन मान लीजिए कि वैक्सीन बन गया, तो वैक्सीन अगर बनने के बाद उसका एक निश्चित अवधि होता है। वैक्सीन बन गया तो वैक्सीन बनने के बाद उसके यूज करने का, उसका इस्तेमाल करने का एक निश्चित अवधि होता है, एक फिक्स डेट होता है, और उस अवधि को क्रॉस करने के बाद वैक्सीन जो होता है एक्सपायर हो जाता है। वैक्सीन क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। उसके बाद अगर उस वैक्सीन का यूज किया जाएगा तो उस वैक्सीन से कोई फ़ायदा नहीं होगा और उल्टा साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा अगर एक्सपायर वैक्सीन का यूज़ करेंगे तो कोई भी वैक्सीन बनाया जाता है तो उसका एक निश्चित अवधि होता है, उस अवधि के बाद हमें उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायर हो गया तो उसका कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, और अलग से साइड इफेक्ट भी उसका शरीर पे पड़ेगा। इसलिए एक्सपायरी डेट का भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये जो टीकाकरण है
इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में यानी टीकाकरण के बारे में जानकारी हो सके कि ये कैसी प्रोसेस है और इससे हमें क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके ताकि वे न केवल कोरोना ही नहीं बल्कि अन्य बीमारियों के वैक्सीन लेने के प्रति भी वो जागरूक बन सके। थैंक्स अ लॉट। आज के लिए बस इतना ही।